हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट पे रहेगा और इन्वेस्टमेंट में हम ये देखेंगे भाई कहाँ पे बेटर इन्वेस्टमेंट रहता है और कहाँ पे हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसी के बारे में हमारा एक टॉपिक होगा। देखो, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं पहले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो उनको क्या है कि नॉर्मली लोग अपने घरों में ही पैसे रखते हैं। जैसे डेवलपमेंट हुआ और पैसों का भाई लेन देन ज़्यादा बढ़ा तो उसमें पैसों को बैंक हैंडल करने लगा और लोग बैंकों में डिपॉजिट करने लगे, बैंकों में एफडी करने लगे, पोस्ट ऑफिस में करने लगे और इस तरह से वो अपने पैसे को भाई इकट्ठा करके जब कोई रिक्वायरमेंट होती थी उसको खर्च करते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में क्या है कि भाई एक तरह से अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है और उस अर्निंग कैपेसिटी की वजह से लोग थोड़े से लग्जरियस लाइफस्टाइल में जा रहे हैं। और जब भी कोई अर्निंग करता है अपनी अडल्ट एज में आगे, तो उसके सामने यही एक मुद्दा रहता है कि अपनी जो लाइफ को किस तरह आगे प्रोसीड करे, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करे, कितनी सेविंग करे। तो ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा है, अगर इसके ऊपर इंडिविजुअल शुरू से ही ध्यान देने लग जाता है तो उसका लाइफ एक स्मूथ वे में गुजरता है। लेकिन अगर शुरू में वो हाफ हजर्ड वे में गया और विदाउट प्लानिंग गया तो क्या है कि लास्ट मोमेंट तक वो एक तरह अपने जीवन में स्टेबिलिटी, फाइनेंस स्टेबिलिटी एक तरह से नहीं कर सकता और एक अच्छी ज़िंदगी जीने में शायद उसको मुश्किल होती है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। उस टाइम वो इतना कुछ नहीं कर पाता जो यंग एज में कर सकता था। यंग एज में अगर उसकी सेविंग हैबिट्स हो गई तो वो शायद अपनी गाड़ी को ज़्यादा अच्छी तरह से खींच सकता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी में के बारे में अपने व्यूज़ के जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, वैसे तो हर कोई सोचता है कि आई नो दैट वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर आई गेट द बेटर रिटर्न, बट ऐसा नहीं है। जो जिस फील्ड के बारे में जितना सोचता है उसको नॉलेज ज़्यादा होती है और वो एक तरह से क्लैरिटी अच्छी तरह दे सकता है। एक इंडिविजुअल को, एक आम आदमी को, एक लेमैन को ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस भी लेनी चाहिए। और जब भी कभी भारी इन्वेस्टमेंट करे तो उसको विदाउट किसी की काउंसलिंग और विदाउट किसी के सलाह के नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई बार उस पर रिपेंट होता है। तो मैं आज शुरू से ही एक तरह से लेके चलूँगा कि भी एक वेरी लो इनकम से लेके हम वेरी हाई इनकम ग्रुप के पीपल्स के लिए और कुछ सजेशन रखें, कुछ एडवाइस करेंगे। तो मेरी शुरुआत अब यहीं से है कि भाई सपोज़ करो एक स्टूडेंट जब भी अपने कॉलेज से निकल के और एक जॉब के लिए सर्च करता है या वो एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर की तरफ जाता है, यानी कि वो एक अपनी अर्निंग स्टार्ट करता है। तो उस अर्निंग में क्या है कि अभी तक तो वो पेरेंट्स के खर्चे पे चलता था, लेकिन जैसे ही उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो वो क्या करेगा कि भी ज़्यादातर पहले तो ये था कॉन्सेप्ट कि भाई जो भी अर्निंग है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो नॉर्मली वो पेरेंट्स को ही अपनी सैलरी दे देता था और वो घर खर्च में एक तरह से हेल्पफुल होती थी। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया है और इस ट्रेंड में क्या है कि घर में कोई खास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती और घर का खर्चा तो पहले ठीक ठाक चल रहा है। तो जो न्यू अर्नर है एक, वो अपनी एक पूंजी को अकुमुलेट करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों से इधर उधर से उसे यही एडवाइस मिलता है कि भाई चलो ठीक है, बैंक में रख लो, स्टॉक शेयर्स में डाल लो, म्यूचुअल फंड ले लो। तो इस तरह की वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है। लेकिन ये आप अच्छी तरह से मानिए कि जो ये इन्वेस्टमेंट है बहुत ही नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना ही रिटर्न्स आता है जितना कि हमारी महंगाई बढ़ती है। तो पैसे का दाम वही रहता है, समटाइम्स पैसे की वैल्यू गिर जाती है और इसमें कोई ख़ास प्रॉफिट वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई एक बेटर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है तो वो एक अच्छा अपने मनी अकुमुलेट करता है। तो कैसे वो बेटर इन्वेस्टमेंट की तरफ रिटर्न जाए, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ का अपॉर्चुनिटी, कहाँ का इन्वेस्टमेंट के साधन है, कहाँ हम पैसे को जमा कर सकते हैं। तो देखो, नॉर्मली क्या है कि सैलरीड मैन लगा लो या भाई गवर्नमेंट लगा लो, प्राइवेट लगा लो, तो क्या है कि सबसे पहले तो हम एक तरह से यही कहेंगे भाई आजकल पोस्ट ऑफिस का चलन पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट क्या है कि आजकल बैंकों की सर्विस थोड़ी फास्ट हो गई है और इसमें नेटवर्किंग भी काफ़ी फास्ट है। तो पोस्ट ऑफिस इससे थोड़ा पीछे, हालांकि उसमें भी अभी स्टार्ट हो गई है, लेकिन बैंकों का चलन ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग अपने पैसे को बैंकों में डालते हैं। तो बैंकों में भी बहुत स्कीम नहीं आती जिस तरह से कि पोस्ट ऑफिस में बहुत सी स्कीम आती है। तो कुछ लोग उस स्कीम के तहत 1-2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। अदरवाइज़ मोर ओवर जो 1 या हाफ इंटरेस्ट के पीछे इतना नहीं जाते। तो बैंक में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बैंक में पैसा ही डिपॉजिट करना ठीक समझता है।
तो सबसे सिंपल साधन तो ये है कि जो हर किसी को पता है कि भी हम अपने पैसे को, बचे हुए पैसे को हम बैंक में डालें। पहले तो ये है कि हमें कितना पैसा बचाना चाहिए। अगर आपके पास घर की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है तो आपको कम से कम भी 60% या 70% अपना मनी बचाना चाहिए, और बाकी जो खर्चा बचा उससे अपना जीवन यापन और भी छोटी मोटी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो छोटे मोटे शौक वो पूरे कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, अगर आप यंग एज में ही ऐसा करोगे और पेरेंट्स से अपने खर्चे के लिए पैसे मांगोगे तो आप लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो अगर आप 60% 70% के आसपास पैसे बचाते हो तो सबसे पहले इसको बैंक में ही अकुमुलेट करो, क्योंकि एक स्टार्टिंग हमारा पैसे का अकुमुलेट करना बैंक होता है। इसके पैरेलल में एक पीपीएफ और खुलवा दो। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से क्या होगा कि आपको एक 1.5 लाख की रिबेट भी आपको मिल जाएगी। टैक्स वगैरह अगर आपके ऊपर लागू है तो वो उसमें 1.5 लाख की आपको रिबेट मिल जाती है। और ये जो पीपीएफ में क्या है कि वे 5,000 से लेके और 1.5 लाख तक आप एक साल में जमा कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पूरी साल में चाहे कम से कम 5,000 जमा करिए, चाहे पूरी साल में आप 1.5 लाख जमा करिए, रिटर्न इसमें अच्छा है। फिलहाल इसका जो भाई इंटरेस्ट रेट 7.1 है, जो कि एक सेविंग में अराउंड 3-4% है और एफडी में नॉर्मली 6 या 6.5% है। तो 7.1% आप पीपीएफ एक अकाउंट ज़रूर खोल लीजिए। तो आजकल पेंशन तो रही नहीं जिसमें हम जीपीएफ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपने जीपीएफ में डालते थे, जितना चाहे पैसा कटाओ उसमें, तो उसमें उसको ईजीनेस रहती थी। बट अब पेंशन न होने से एनपीएस सिस्टम हो गया। तो एनपीएस सिस्टम में बेटर ये है कि आप अपना अलग से पीपीएफ अकाउंट खुलवाओ, और पीपीएफ अकाउंट में आप भाई जो भी आप सेव कर सकते हो 1.5 लाख तक आप ईयरली उसमें डालो। उसका बचा हुआ पैसे को हम कहाँ डालें, अब डिस्कस उस पर करते हैं कि अगर आपको उससे और भी पैसा बचता है तो आप उसमें बैंक में एफडी कीजिए। बैंक में एफडी करोगे, आप ज़्यादा लंबी एफडी मत कीजिए, क्योंकि नॉर्मली 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का लगभग सेम रिटर्न होता है, हार्डली 0.5 का डिफरेंस रहता है। आप अपना एक विज़न क्लियर करिए कि इतने दिनों में मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कम से कम आप टारगेट को लेके चलते हैं कि भाई आपको अराउंड 10 लाख के करीब आपका पैसा अकुमुलेट होता है। मान लो कि भाई 5-6 लाख 7 लाख आपके पास कैश हो गया, एक तरह से बैंक में एफडी होगी, और 2-4 लाख आप इधर से लोन वोन भी ले लोगे, पीपीएफ से भी विड्रॉ कर लोगे, और क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के 10 लाख को कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 10 लाख से अब हम एग्जांपल लेंगे एनसीआर का। स्पेशली मैं गुड़गांव को ज़्यादा आपको भाई, क्योंकि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके पीछे एक और भी रीज़न सोच लीजिए कि देखो, गांव में करना चाहिए, छोटे टाउन में करना चाहिए, सिटी बड़े टाउन में करना चाहिए, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में करना चाहिए, जहाँ पे एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, और सभी तरह की सुविधाएँ हैं, कम्युनिकेशन और जो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और जो उस सिटी में आप इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये एक तरह से बेटर अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर किसी के एक्सेस में भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़ा सिटी नहीं है तो क्या है कि अपने लोकल टाउन में भी इसी पैटर्न को अपना सकता है। तो हम गुड़गांव का एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो आपके पास 10 लाख से अकुमुलेट हुई, आपकी एफडी से भाई 6-7 लाख हो गए, 2-4 लाख रुपये उन लगे, 10-15 लाख से इन्वेस्ट इनिशियली आप करना चाहते हो। तो 10-15 लाख में तो आजकल कुछ भी नहीं आता, कहाँ इन्वेस्ट करोगे। लेकिन इसे बैंक में रखोगे तो वहाँ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करो कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, स्पेशली हम लैंड को लेके चलते हैं, आप गुड़गांव का एग्जांपल लेके दे, इसी के पैटर्न पे आप अपने अपने टाउन में भी सोचिए। तो सबसे पहले हम उसका जाएंगे जो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से किसी सेक्टर को अगर रेजिडेंशियल अप्रूव किया हुआ है। देखो, एक तो होता है सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर प्लानिंग के लिए जो होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा, वहाँ उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप 10-15 लाख को, और नहीं इतने छोटे प्लॉट्स वहाँ पे होते हैं जो एक वेल ऑर्गेनाइज जो बिल्डर्स या वो होता है उसमें आप नहीं कर सकते। तो एक तरह से अप्रूव्ड जो कॉलोनीज होती हैं उन अप्रूव्ड कॉलोनी में रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन सारी चीज़ें, और वहाँ से आप यानी कि 50 स्क्वायर यार्ड से लेके आप 1000 स्क्वायर यार्ड तक जैसा आपका मन है वैसा आप प्लॉट खरीद सकते हैं, और आपको इसमें कॉस्ट भी कम मिलेगा। लेकिन आप उसमें एक ध्यान ज़रूर रखिए कि आजकल देखो ये गाड़ी घोड़े ये भाई सभी के पास हैं, तो क्या है कि गलियाँ छोटी पसंद है, कम से कम भी आप 25 भाई फिट चौड़ी गली के ऊपर ही लीजिए, और 20 से नीचे तो जाना ही नहीं। 20 से नीचे जाओगे तो अपन पैसे को लॉस में आप डाल रहे हो।
तो मेरा कहने का मतलब 25 या इससे अबो जो भाई एक तरह से स्ट्रीट की जो चौड़ाई है तो उसकी तरफ जाइए और अपने 10-15 लाख में छोटे छोटा प्लॉट लेके उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। बट ये आपको ध्यान रहे कि भी उसमें उसका जो रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशंस दोनों होनी चाहिए। तो ये एक तरह से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में स्पेशली हरियाणा में गुड़गांव में म्यूटेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। पहले तो एक एग्रीमेंट होगा भाई बायर और सेलर के बीच, और एग्रीमेंट के बाद क्या है कि वो 2-3 महीने का आपको टाइम देगा, इतने दिनों में आप पैसे दे दीजिए। जैसे आप उसको पैसे कंप्लीट करते हो तो उसके बाद हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है वो म्यूटेशन होता है। जब म्यूटेशन आपका पूरा होगा तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इसको तब तक रहना चाहिए तब तक आपके पास नेक्स्ट 10-15 लाख अकुमुलेट नहीं होते। जब आपके नेक्स्ट 10-15 लाख अकुमुलेट हो जाएंगे तो आप क्या करो, इसी को भी सेल करके और उस पैसे को ला के बड़ा पैच खरीद सकते हो। बट आप ये मानिए कि 50-60-70 लाख तक तो आप अप्रूव्ड कॉलोनी में ले पाओगे। 70 लाख से नीचे आप इस तरह के सपने ना देखें। गुड़गांव जैसे शहर में आपको कहीं पे प्लॉट मिल जाएगा। अगर वो 2 मरले का प्लॉट लेता है दैट इज़ यूजलेस। अगर 4 मरले का लोगे तो भाई वो भी आपको कम से कम 1 करोड़ से अब हो ही जाएगा। तो 60-70-80 लाख का खेल आप अप्रूव्ड कॉलोनी में खेलते रहो। और जैसे ही आपके पास अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि भाई अफोर्डेबल सिस्टम चला हुआ है। अफोर्डेबल फ्लैट्स की एक स्कीम है गुड़गांव में जो आपको अराउंड आजकल जो है कि 30 लाख के आसपास में मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल उस स्कीम के अंदर, प्राइवेट बिल्डर उसको बनाता है, विद इन 4 ईयर आपको पोजीशन देता है और पैसे भी आपके एक तरह से भाई इंस्टॉलमेंट में जाते हैं। इवन इसको तो बैंक भी अप्रूव करता है। तो इस जो मैंने बताया भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लेना, इससे और भी बेटर ऑप्शन है कि अफोर्डेबल फ्लैट्स की तरफ जाओ। लेकिन अफोर्डेबल फ्लैट्स में इस तरह का है कि इसमें अलग से अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन। जो अब एक तरह से जो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट की साइट है TCP पे उसको टाउन कंट्री प्लानिंग की जो साइट पे जाके और आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा के अप्लाई करना पड़ता है। और उसमें अगर आपका निकल जाता है तो 30 लाख में अराउंड आपको आप लगा लो कारपेट एरिया अगर मानो तो 750 स्क्वायर फीट के आसपास कारपेट एरिया आपको मिल जाएगा अफोर्डेबल में। और यही सबसे ज़्यादा मतलब आउटपुट और रिटर्न देने वाली अपॉर्चुनिटी है, जिसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी प्रॉपर डीलर या एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यू कैन अप्लाई और उसमें भैया अगर आपका निकल जाता है तो आप फ्लैट्स के लिए पैसे मतलब पहले जाइए। अगर फ्लैट्स का आपका नंबर नहीं आ पा रहा है या फ्लैट्स में आप इंटरेस्टेड नहीं है या फ्लैट्स में आप पुटअप नहीं कर पा रहे तो आप इसके जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी में उससे जाइए। अब ये तो हमारा रह गया कि भी आपके 60-70-80 लाख की जो एसेट 80 लाख का अगर अकुमुलेटेड मनी है तो वहाँ के कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तो होगा अनअप्रूव्ड कॉलोनी और अफोर्डेबल फ्लैट्स। अब आप चाहिए कि आप करीब 1 करोड़ से लेके आप 3 करोड़ तक तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 करोड़ से 3 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट है आप एक तरह से जैसे कि भाई गुड़गांव में हुड्डा के प्लॉट्स की तरफ जाते हैं और भाई एक प्राइवेट बिल्डर्स की टाउनशिप में जा सकते हैं जहाँ का रेट आजकल आप लगा लो कि 1 लाख से और एवरेज 2 लाख पर स्क्वायर यार्ड है। 1 लाख से तो मत कहो, आप ये कह दो कि 1.25 लाख से लेके और 2 लाख तक एक एवरेज प्राइस है पर स्क्वायर यार्ड की। आगे 2 लाख से आगे भी उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एवरेज प्राइस आपको 1.25 लाख से स्टार्ट होगा। जैसे आपकी लोकेशन है और जैसी उस लोकेशन पे जिस तरह उसके प्लॉट की लोकेशन है या भाई सिटी में उस जगह की लोकेशन कहाँ है तो इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये एक तरह से 1.25 से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ तक एक एवरेज आपको हुड्डा के प्लॉट्स या किसी बिल्डर के टाउनशिप में प्लॉट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें भी एक हाई रिटर्न्स है। दूसरा बात यह है कि भाई अगर आप प्लॉट की तरफ नहीं जाते, फ्लैट की तरफ जाते हैं तो लग्जरी फ्लैट्स भी करीब 1.25 से स्टार्ट होते हैं। 1 करोड़ से आप लगा लो 2 BHK और 3 BHK 1.25 या 1.5 करोड़ के आसपास स्टार्ट होता है। तो जितना पैसा डालोगे यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठे आपको भाई आउटपुट मिलेगा, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आप एक तरह से 1 करोड़ से लेके और भाई 3 करोड़ तक एक नॉर्मल फ्लैट्स के लिए जा सकते हो और नॉर्मल प्लॉट्स के लिए जा सकते हो। तो ये नॉर्मल फ्लैट्स में कह रहा हूँ 2 BHK और ये एक तरह से जो आप सोसाइटी वगैरह के फ्लैट्स की मैं बात कर रहा हूँ।
अब हम आ जाते हैं कि भाई आपकी 3 करोड़ या 30 करोड़ से, भाई एक तरह से जो हाई इनकम ग्रुप को हम लेते हैं, पहले तो हमने स्टार्ट किया था एक लो इनकम ग्रुप से, अब हम हाई इनकम ग्रुप पे जाते हैं। अगर आपके पास असेट 3 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक की असेट है, असेट मीन्स इन द कैश है, या अब आप इन्वेस्टमेंट का दम रखते हो 30 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बहुत ही बेटर लग्जरी अपार्टमेंट्स गुड़गांव में है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छे बड़े प्लॉट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक बहुत ही मतलब स्पेशली गुरुग्राम जो एक ऐसी सिटी है, बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सिटी है। सभी जानते हैं कि यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है, और कंपनी वगैरह कितनी यहाँ पे है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसको थोड़ा विजुअलाइज़ कीजिए कि भाई, और मैं तो ये कहूँ कि जो 1 करोड़ के अबव उससे जाता है तो उसको एक स्पेशल जो काउंसलर या एक तरह से भाई मैं उसको कहूँ एडवाइज़र, जो प्रॉपर्टी का एजेंट जो प्रोवाइड किया प्रॉपर्टी का एजेंट से, उससे हमें संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उसको चीज़ों का आइडिया रहता है, उसको पेपर का भी आइडिया रहता है, उसको ये भी रहता है कि भी उसका विज़न क्लियर रहता है, कहाँ पे पैसा बढ़ने के ज़्यादा चांस है और कहाँ पे पैसा स्टैग्नेंट रहने का चांस है, कहाँ पे सैचुरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ वेरी हाई डेवलप कर सकता है, तो वो आपकी एक हेल्प कर सकता है। हालांकि उसका जो भाई 0.5 से 1% कमीशन होता है, और ऑन दैट बेसिस वो आपकी तरह गाइड कर देगा। मेरा ये आपको खास एडवाइस है कि 1 करोड़ से आप वो प्रॉपर्टी के लिए जाते हो, विदाउट प्रॉपर्टी डीलर के आप उसको मत जाइए। और मैं तो ये कहूँगा आप छोटी इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर उसके पास भाई जो अकोमोडेटेड मनी है, तो उसके पास तो वही मनी है, तो उसके लिए भी इतना नहीं इंपॉर्टेंट मनी है जो कि वो लॉस में नहीं जा सकता।